चलिए, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में जो ग्रुप डी का चरमोत्कर्ष पर तैयारी हम लोग का चल रहा है, उस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है बायोलॉजी का, वो आज बताने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से इसको, ताकि आपको दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो समझ में आ जाए। इस तरीके से इसको मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। बड़ा सिंपल है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सवाल बार बार पूछता है, कई तरह से घुमा फिरा के इससे सवाल पूछता है। तो हम लोग आज चर्चा जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीएनए पर। डीएनए क्या होता है? अब डीएनए जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, डीएनए में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। क्लियर? इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो हमारे सेल, हमारे कोशिका के, हमारे शरीर के एक सेल के भीतर पाए जाने वाले न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए नहीं पाया जाता है। दरअसल न्यूक्लियस का हिस्सा डीएनए होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है वह हमारा पाया जाता है क्रोमोसोम। क्लियर? अब यह न्यूक्लियस से हम लोग ये कोशिका है और कोशिका के भीतर यह न्यूक्लियस है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के मेटाफेज अवस्था में, सेल डिवीजन का जब मेटाफेज अवस्था चलता है, स्टेज चलता है, तो वैसे स्थिति में जब सेल का डिवीजन होता है, सेल बढ़ता है, तो हम लोग कोशिका के भीतर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के भी भीतर क्रोमोसोम को देख पाते हैं मेटाफेज अवस्था में, सेल डिवीजन के मेटाफेज अवस्था में देख पाते हैं। तो फिर सवाल आता है कि सेल डिवीजन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, इसका अध्ययन हो रहा है, न्यूक्लियस का अध्ययन। तो न्यूक्लियस का अध्ययन कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के तहत किया जाता है, जबकि न्यूक्लियस का अध्ययन जो होता है वो कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जब कैरियोलॉजी हम लोग करते हैं तो सेल डिवीजन का मेटाफेज अवस्था में चलते हैं। मेटाफेज अवस्था जब सेल टूटता है तो उस स्थिति में देखते हैं कि इसके भीतर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। यह क्रोमोसोम जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। अब यह जो क्रोमोसोम होता है वह इस तरीका से पाया जाता है, इस तरीका से क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको एक क्रोमोसोम कहा जाता है। और एक क्रोमोसोम इस तरीका से पाया जाता है। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। अब कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो आपका एक्स रूप में क्रोमोसोम पाया गया है, ये क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है, नहीं। ये इसमें 2 क्रोमोसोम है जो जोड़ा के रूप में पाया गया है, ठीक जैसे इस प्रकार से देख रहे हैं। और ये दोनों ज्वाइंट अवस्था में पाया जाता है, गुणित अवस्था में पाया जाता है, जिसे एक जोड़ा क्रोमोसोम कहा जाता है। अब देखेंगे, क्रोमोसोम जैसे ही शब्द आया तो क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्रोमोसोम की खोज कार्ल विल्हेम नेगेली के द्वारा किया गया था। कार्ल विल्हेम नेगेली के द्वारा क्रोमोसोम की खोज किया गया था। क्लियर? अब यह कार्ल विल्हेम नेगेली ने क्रोमोसोम की जो खोज किया था वह खोज कब किया था? तो वह खोज 1842 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? अब जब यह क्रोमोसोम निकल के सामने आया तो क्रोमोसोम को देखने के बाद इन्होंने 1842 ईस्वी में क्रोमोसोम को छोड़ दिया उसी प्रकार से। अब इस क्रोमोसोम को नीचे खींचा गया, एक सिरे को, क्रोमोसोम के एक सिरे को नीचे खींचा गया। जैसे ही यह नीचे खींचा गया तो कुछ इस प्रकार का संरचना, टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिखाई दिया। क्लियर? अब यह टेढ़ी मेढ़ी संरचना जो दिखाई दिया, इसी पूरे संरचना को हम लोग डीएनए कहते हैं। इस पूरी संरचना को, क्रोमोसोम के एक हिस्से को जब खींचा गया तो इस प्रकार का कुछ संरचना दिखाई दिया और इस संरचना को
कहा गया डीएनए। क्लियर? इस पूरे संरचना को कहा गया डीएनए। बात क्लियर है? यह डीएनए को सबसे पहले जो खोजा, सबसे पहले इस डीएनए को जो खोजने का काम किया वह फ्रेडरिक मिस्चर नामक विद्वान के द्वारा सन 1869 ईस्वी में इसकी खोज किया गया। महात्मा गांधी का जन्मदिन याद रखिएगा, जन्म साल 1869 ईस्वी में इस डीएनए को खोजा गया। दरअसल फ्रेडरिक मिस्चर जो थे वह डीएनए की खोज न करके इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड की खोज किया, और उसी न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है डीएनए। अतः कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा ही किया गया था। क्लियर? तो जैसे ही इस क्रोमोसोम को खींचे तो इस प्रकार का संरचना कुछ दिखाई दिया। जब इसको और खींचा गया तो इसमें कुछ अंदर में और कुछ मटेरियल मौजूद था, उसको कहा गया जीन। क्लियर? उसको कहा गया जीन। और जीन जो होता है वह डीएनए की कार्यात्मक इकाई होता है। यही जीन होता है, यही जीन होता है जिसमें जेनेटिकल कोड मौजूद होते हैं, जेनेटिकल गुण मौजूद होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह ट्रांसफर करने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है यह जीन। क्लियर? यही जीन के कारण जो डीएनए में मौजूद होता है जीन, यह जीन के कारण ही डीएनए में स्टोरेज क्षमता इतना ज्यादा होता है कि 1 ग्राम डीएनए से 700 टेराबाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट टीबी डेटा स्टोरेज किया जा सकता है इस एक डीएनए में, 1 ग्राम डीएनए में। और माना जाए तो ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है कि 2 ग्राम डीएनए में स्टोरेज क्षमता दुनिया का जितना डेटा है, जो भी चीज का डेटा है, फलना ढिमका कुछ भी डेटा है, किसी प्यार हो गया, किसी को घृणा हो गया, किसी को कुछ हो गया, प्यार के चलते जीना दुश्वार हो गया है, कुछ भी हो गया है, लड़का लड़की सब स्टोरेज जितना भी है, सारा स्टोरेज जो 2 ग्राम हम डीएनए में सारा स्टोरेज दुनिया का स्टोर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है। तो इतना यह पावरफुल स्टोरेज होता है यह डीएनए। अब थोड़ा सा डीएनए का संरचना देख लेते हैं कि जब इस डीएनए के भीतर खोजा गया तो जीन निकला, और उसी जीन में अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का गुण पाया गया, वह कोड था, और वह कोड डीएनए में था। अतः डीएनए की कार्यात्मक इकाई कहेगा तो जीन कहेंगे। क्लियर? कहेगा क्रोमोसोम की इकाई डीएनए कहेंगे। क्लियर? अब चलते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वह द्विकुंडल मॉडल होता है, 2 कुंडलित होता है। जब डीएनए इस क्रोमोसोम को खोजा गया तो उसके बाद इसको खींच के जब डीएनए बनाया गया तो उस समय इसका संरचना नहीं बताया गया। बाद में वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान ने सन 1953 ईस्वी में कहा कि यह डीएनए डबल मॉडल का बना हुआ, डबल हेलिक्स मॉडल का बना हुआ है। यह वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान ने 1953 ईस्वी में कहा था। हालांकि वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान को इसी डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए जो दिया उसके लिए 1962 ईस्वी के चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? अब देखते हैं कि यह डीएनए में और कौन कौन से मटेरियल होते हैं और इसकी संरचना क्या होती है, जिसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। तो डीएनए जैसे कि हम जानते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल संरचना का बना हुआ एक संरचना होता है, और इसमें जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जेनेटिकल कोड को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का गुण पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे तो इस डीएनए में विस्तारित रूप से देखेंगे तो इसमें पाया जाता है क्या क्या। तो सबसे पहले यह पूरा डीएनए जो होता है इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए, एक डीएनए की टोटल लंबाई की बात किया जाए तो यह 2 से लेके 8 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यह 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक
लंबा यह एक डीएनए हो सकता है। क्लियर। लेकिन यह डीएनए के भीतर कई प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। यह जो आप संरचना देख रहे हैं इसके भीतर यह नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और एक बिंदु से लेकर दूसरा कुंडलित बिंदु के बीच इसको क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। और इस एक पूरे क्रोमैटिन में देखा जाए तो इस प्रकार से 10 नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है। एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन बेस इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। देखा जाए तो एक कुंडल की लंबाई की बात किया जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कुंडल यहां से लेके यहां तक के लंबाई की बात किया जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और याद रखेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। क्लियर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। तो मीटर में भी अगर दे देगा कि बताइए एक डीएनए में एक कुंडल के बीच की दूरी कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसमें गुना करके निकाल देंगे, मीटर में निकल जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि यह जो डीएनए है यह जो किनारा दोनों किनारा है डीएनए का, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यह आपके बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कहेगा कि डीएनए में एक कुंडल का व्यास कितना होता है, तो एक कुंडल का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर। क्लियर। ये तो डीएनए स्पष्ट हो गया। अच्छा, डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार का होता है और एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस जो होता है वह किस रूप में पाया जाता है, किस फॉर्मेट में पाया जाता है। एडेनिन के रूप में, गुआनिन के रूप में, साइटोसिन के रूप में और थाइमिन के रूप में पाया जाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये देखिए, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, यह नाइट्रोजन बेस होता है। अब नाइट्रोजन बेस को थोड़ा सा और डिटेल समझने के लिए यहां थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि यह न्यूक्लिक एसिड आया कहां से, तथा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, डीएनए कैसे बना और यह सभी नाइट्रोजन बेस कैसे हुआ। ये तो क्लियर समझ लिए कि टोटल लंबाई कितना होता है, 2 से 8 सेंटीमीटर तक एक डीएनए का टोटल लंबाई हो सकता है। एक टोटल कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक कुंडल के बीच का व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्लियर। अब देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वह न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। इसी न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिच कहेंगे, फ्रेडरिच इसको एक न्यूक्लिक एसिड की खोज जो किया गया था फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा किया गया था। यह फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे न्यूक्लिक एसिड की खोज किया। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। यही न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, यह न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। यह न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। हाँ, आप लोग रीजनिंग बनाते होंगे साइलोलिज्म, कहते हैं ना कुछ न्यूक्लिक एसिड, सभी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है। सभी न्यूक्लिक एसिड, पहले कहेंगे न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के डीएनए एवं आरएनए होता है।
अब यह सभी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड होता है। साइलोलिज्म बना लीजिएगा, सभी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है। अब जाहिर सी बात है, जब सभी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड हुआ तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड होगा, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बात तो क्लियर है, स्पष्ट है। तो सभी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। यह न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो शुगर होता है, एक शुगर होता है, और वो भी पेंटोज शुगर के रूप में पाया जाता है। यह शुगर, अगर यह शुगर, यह न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए दोनों है। अगर यह शुगर डीएनए में पाया जाएगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। अगर यह शुगर आरएनए में पाया जाता है तो राइबोज शुगर के रूप में पाया जाएगा। क्लियर? तो पहला होता है शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट समूह, जिसमें तत्व के रूप में शामिल किया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लिक एसिड में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे फॉस्फेट तत्व पाया जाता है, क्योंकि तत्व तो ये एक है। अब देखेंगे तीसरा जो एलिमेंट्स पाया जाता है वह नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड का तीसरा प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। यह नाइट्रोजन बेस जो होता है वह 2 तरह का होता है, प्यूरीन बेस और पायरीमिडीन बेस। प्यूरीन बेस और पायरीमिडीन बेस। प्यूरीन बेस जो होता है वह 2 गो होता है, एडेनिन और गुआनिन। ए से एडेनिन और जी से गुआनिन होता है। जबकि पायरीमिडीन बेस जो होता है वह थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। क्लियर? प्यूरीन बेस में याद रखिएगा एजी, प्यूरीन बेस को कहिएगा एजी। जब शादी विवाह हो जाता है तो एजी ओजी चलता है ना, तो उसी तरीका से प्यूरीन बेस को याद रखिएगा एजी। एजी कह के कहना क्या चाहती है कि एजी जरा टीसी का नौकरी उकरी कर लीजिए ना, टीसी का नौकरी उकरी कर लीजिए ना, बड़ा अच्छा नौकरी है रेलवे में टीसी का नौकरी। टिकट उकट चेक होता है, टिकट कलेक्टर रहता है, टिकट उकट चेक करता है। कभी हम लोग घूमने फिरने जाएंगे ना तो कोई चेक बेक नहीं करेगा, या आप ही रहिएगा तो छोड़ छाड़ दीजिएगा, कुछ करिएगा नहीं, चेक उक नहीं कीजिएगा। तो कहेंगे कि एजी प्यूरीन बेस होता है और टीसी पायरीमिडीन बेस होता है। अब यह एजी और टीसी के बीच हाइड्रोजन बंधन होता है, जिसके कारण से आपस में बॉन्ड बनाता है, जुड़ा हुआ रहता है। एजी और टीसी के बीच यानी प्यूरीन बेस और पायरीमिडीन बेस के बीच में हाइड्रोजन बंधन होता है, जिसके कारण से प्यूरीन बेस और पायरीमिडीन बेस आपस में जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? अब देखिए जुड़ा हुआ किस रूप में होता है, तो एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो होता है वह थाइमिन के साथ जुड़ेगा, तो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों हाइड्रोजन बंध है। जबकि यह प्यूरीन बेस का गुआनिन जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह होता है डीएनए का संरचना। लेकिन कहेंगे कि आरएनए भी, चूंकि इसमें आरएनए भी है, यही न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा आरएनए भी है, अतः जितना ये सभी चीज अगर डीएनए में है तो आरएनए में भी ये सब चीज मौजूद होगा। बिल्कुल सही बात है कि सभी चीज मौजूद होगा आरएनए में, क्योंकि आरएनए भी हिस्सा है न्यूक्लिक एसिड का। अतः यह आरएनए जब होगा ये तो डीएनए का संरचना हो गया, डीएनए का संरचना हो गया। लेकिन आरएनए में थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि आरएनए में यह थाइमिन बेस जो है, ये थाइमिन बेस जो है पायरीमिडीन बेस के अंतर्गत, यह थाइमिन जो है इसके स्थान पर अगर यूरेसिल आ गया, एडेनिन के साथ अगर यूरेसिल थाइमिन बेस न जुड़ के यूरेसिल आ गया, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड में यूरेसिल बेस थाइमिन बेस के स्थान पर आ गया और जी के त्यों बरकरार रहा, जी सी जियों का त्यों बरकरार रहा था, तो इसे हम कहेंगे आरएनए। क्लियर? आरएनए कहेंगे। बस अंतर इतना है, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, प्यूरीन और पायरीमिडीन बेस होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है।
AG प्यूरिन होता है, TC का नौकरी कर लीजिए पायरिमिडीन बेस होता है, A थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में तो कहेंगे DNA है, G गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहेंगे DNA है। लेकिन जैसे ही थाइमिन बेस के स्थान पर अगर यूरिसिल बेस आ जाता है इस पायरिमिडीन में तो हम लोग उसको RNA की संज्ञा देते हैं। क्लियर। डीएनए और आरएनए की तुलना अगर करेंगे तो डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए अस्थायी तत्व होता है जबकि आरएनए अस्थायी नहीं होता है। आरएनए में एकल बॉन्ड पाया जाता है लेकिन डीएनए में डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर। इसमें भी देखेंगे तो डीएनए में पायरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस के बीच जो संबंध होगा हाइड्रोजन बंध का एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ होगा जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ा हुआ होगा। क्लियर। इतना तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह डीएनए का काम क्या होता है कि आनुवांशिक पीढ़ी गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लिया जाए कि आपके पिताश्री, मेरे पिताश्री या किसी के पिताश्री अगर कोई प्रधानमंत्री होंगे या विद्वान होंगे या क्रिकेटर होंगे या फुटबॉलर होंगे या रेसलर होंगे तो इसका मतलब है कि वो चीज उसका बेटा भी होगा। आप अगर लफुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा भी लफुआ ही होगा। ये अर्जित किया हुआ है, भगवान आपको भेजा है जो आप में गुण देके, आंतरिक गुण देके, वह है डीएनए। अब बाहरी से अर्जित किया हुआ गुण, कुछ आदमी कहता है कि रे भाई भगवान इतना शिद्दत से तोरा भेजा है तो कम से कम लफुआ गिरियो नहीं करेगा, और नहीं तो ऊपर जाके फिर पूछेगा कि नीचे भेजे थे क्या क्या किया, तो कहेंगे कि कुछ नहीं किया, तो विभिन्न प्रकार का यातना मिलेगा आपको। अतः कहेंगे कि जो भी गुण आंतरिक गुण होता है जो हमें माता पिता से मिलता है, अब हम लोग को डीएनए के माध्यम से क्या मिलता है, हाथ 2 ही गो होना चाहिए, उस हाथ में 5 गो उंगली इसमें 5 उंगली इसमें होना चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए, बाल सिर पे होना चाहिए, यह बाल मुंह पर नहीं होना चाहिए, नाक यहाँ होना चाहिए, या 2 गो पैर होना चाहिए, बीच में धड़ होना चाहिए, गला भी होना चाहिए और इस हेड में एक पिन्ना भी होना चाहिए, एक जोड़ा पिन्ना होना चाहिए। तो ये सभी गुण जो आपको मिला है आपके माता पिता से मिला है, उसे ही जेनेटिकल कोड कहा जाता है जो कि आरएनए के माध्यम से, सॉरी डीएनए के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम करता रहता है। क्लियर। अब अर्जित किया हुआ जो आप में है वो निश्चित तौर पर अगला पीढ़ी में जाएगा, ये कोई निश्चित है ही नहीं कि वो उसको जेनेटिकल कोड माना जाएगा, नहीं, वो चीज नहीं होगा। अब इतना चीज तो समझ गए कि क्या था डीएनए और क्या था आरएनए। अब थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग कि आरएनए से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का ही निर्माण होता है। तो जब डीएनए से बनता है आरएनए और फिर प्रोटीन बनता है, तो डीएनए एक आनुवांशिक गुण है और डीएनए में ऐसा गुण पाया जाता है जो पुनः डीएनए से खुद डीएनए का निर्माण कर सकता है। इसे जब डीएनए से डीएनए खुद अपना एक और डीएनए बना लेगा तो इस क्रिया को रिप्लिकेशन कहा जाता है, रिप्लिकेशन कहा जाता है, यानी प्रतिलिपि कहा जाता है। खुद का अपना एक प्रतिलिपि, कॉपी बना लेना, फोटोकॉपी बना लेना, यह डीएनए का गुण होता है। डीएनए खुद अपने से एक डीएनए बना सकता है जिसको रिप्लिकेशन या प्रतिकृति कहा जाता है। जबकि डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है तो इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। और जब आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है
क्योंकि यह आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है वह होता है आरआरएनए। 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए, अब चूंकि एक चीज और थोड़ा सा समझ लेंगे कि जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन जो होता है, पहली बार प्रोटीन को, सबसे पहले प्रोटीन को ही आनुवांशिक गुण माना जाता था। बाद में आनुवांशिक गुण को ले जाने का काम जीन करता है, और जीन ही आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का काम करता है। इसको सबसे पहले हर्शे एवं चेस नामक विद्वान के द्वारा बताया गया था। हर्शे एवं चेस नामक विद्वान के द्वारा बताया गया था। उसके पहले अवधारणा था कि प्रोटीन ही आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। क्लियर? लेकिन अब यह मिथ्यता खत्म हो चुका है। अब देखेंगे यह प्रोटीन जो होता है, हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। प्रोटीन की आवश्यकता जो होता है वह हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है यह प्रोटीन। अब 10 प्रकार का एमिनो एसिड हमारा शरीर से ही मिल जाता है, लेकिन 10 प्रकार का एमिनो एसिड जो होता है, यह एक प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब यह 20 प्रकार का एमिनो एसिड जो होता है वह हमारे शरीर में 20 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है, से मिलकर एगो प्रोटीन बनता है, और यह 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर में नहीं होता है। तो जो हमारे शरीर में मौजूद एमिनो एसिड होता है वह 10 प्रकार का होता है, जिसको अनावश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। वह आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता वह है जो हमें बाहर से लेना है। वो तो मेरे शरीर में है ही 10 गो, और 10 गो को और लेना है। तो या 20 एमिनो एसिड में 10 वो अपना शरीर में ही बनता है, और 10 गो भोजन के जरिए, खनिज पदार्थों के जरिए लिया जाता है। तो वैसे बनता है 10 गो, मिला के 20 एमिनो एसिड का निर्माण होता है। अब जब कभी भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जब भी भोजन करते हैं, तो उसके अंतर्गत भोजन में मौजूद जो एमिनो एसिड रहता है वह सबसे पहले जैसे ही भोजन के माध्यम से शरीर में जाता है तो मैसेंजर आरएनए उसको कहता है चलो बेटा एगो मिल गया, और उसको वह रिसीव कर लेता है, ले लेता है, एमिनो एसिड को तुरंत ले लेता है। यह होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेज आ जाता है इसके पास कि एक एमिनो एसिड आ गया, और एमिनो एसिड को कैप्चर कर लेता है। अब यह आरएनए जो होता है, चूंकि प्रोटीन के निर्माण स्थल किसे कहा जाता है? कोशिका का राइबोसोम को। अब राइबोसोम के पास यह निश्चित तौर पर एमिनो एसिड पहुंचाएगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा। क्लियर? तो क्या यह एमआरएनए मैसेंजर आरएनए उसको लेके जाएगा? उस एमिनो एसिड को नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? तो जब तक ये लेके जाएगा राइबोसोम के पास, तब तक एक दूसरा एमिनो एसिड आके दूसरा नली में चला जाएगा, दूसरे द्वार में चला जाएगा, अतः वह एमिनो एसिड भूल जाएगा, जिसके कारण से यह मैसेंजर आरएनए मैसेज कर देता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को। कहता आओ बेटा आओ, एगो आ गया, एगो आ गया, एगो मिल गया है। अब एगो जब मिल गया अमीनो एसिड, तब ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है कि आओ मेरे पास एगो मिल गया, और उसको रखे हुए रहता है, पैकेजिंग करके रखे हुए रहता है अमीनो एसिड को। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए इसके पास आता है तो यह ट्रांसफर आरएनए उसको लेके चला जाता है। और यह ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं है कि राइबोसोम के पास ही चला जाता है। क्लियर? अब यह फिर से हो सकता है मैसेंजर आरएनए इसको बुलाएगा, इसलिए यही खड़ा रहता है, और उसके बाद यह आरएनए को देता है, आरएनए को बुलाता है, राइबोसोमल आरएनए को बुलाता है, जो राइबोसोम के पास है उसको अपने पास बुलाता है, आओ एगो मिल गया एमिनो एसिड। तो यह ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर देता है राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के पास मौजूद होता है, और राइबोसोम के पास एमिनो एसिड पहुंचते ही प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे ही 10 गो बाहर से एमिनो एसिड मिलता है और 10 गो तो भीतर में मौजूद ही है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। प्रोटीन का निर्माण पूरा कर लिया जाता है राइबोसोम में। क्लियर? तो 3 प्रकार का राइबोसोम आरएनए की आवश्यकता इसीलिए पड़ता है। तो यह
डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन डीएनए से ही डीएनए बनता है तो उसको रिप्लिकेशन कहा जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स जब होता है, यानी आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो इसको हम और नाम से जानते हैं, जिसको आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो डीएनए का आज चैप्टर था वो आज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार मैसेज कीजिएगा, ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से, अगर ना समझ में आए तो उसको एक बार फिर से रिवर्स कर सके, उसको फिर से रीमेमोराइज कर सके, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार इससे सवाल पूछता है, बार बार कभी सवाल पूछ देता है कि क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था, कभी पूछ देता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला गया, तथा डीएनए को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किसने बनाया, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो हरगोविंद खुराना जो थे वो कृत्रिम रूप से डीएनए को प्रयोगशाला में बना के तैयार किया था, तथा इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आज की सेवा को देते हुए विराम। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और रिपीट करिएगा ये चैप्टर तो निश्चित तौर पर और आपको समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। लेकिन इस केसरिया कंपटीशन क्लास को थोड़ा बढ़ावा दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा चैनल लगता है तब।